नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से जुड़ी 5 बड़ी और बिल्कुल लेटेस्ट खबरों की। सबसे पहले, पैसिफिक ओशियन में तेजी से मजबूत हो रहा अल नीनो, जो आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में वेदर पैटर्न को असर कर सकता है। इसके बाद, ओमान के पास समुद्र में फैला एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल, जो अब कोस्ट लाइन तक पहुंच चुका है और मरीन इकोसिस्टम के लिए चिंता बढ़ा रहा है। फिर बात करेंगे यूरोप में तेजी से फैल रहा वाइल्ड फायर की, जहां कई देशों में एक्सट्रीम हीट और ड्राई कंडीशंस के बीच बड़े स्तर पर आग लगी हुई है। इसके बाद चलेंगे इंडोनेशिया, जहां जंगलों की आग एक ओरंगुटान रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंच गई और दर्जनों एंडेंजर्ड ओरंगुटान्स को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। और आखिर में स्पेन की एक बेहद रेयर और एंडेंजर्ड ऑर्का टोनी, जिसके शरीर पर सस्पेक्टेड शॉटगन पैलेट इंजरीज मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। तो आज इन पांचों खबरों को सिर्फ हेडलाइन की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन बल्कि थोड़ा डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे कि क्या हुआ है, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है और आगे सिचुएशन किस तरफ जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों की एनवायरमेंटल न्यूज़ देख रहे हैं, तो अल नीनो का नाम आपको बार-बार सुनने को मिल रहा होगा और इसकी वजह काफी बड़ी है। अमेरिका की नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 अगस्त को अपनी लेटेस्ट अपडेट में बताया है कि अल नीनो पिछले एक महीने में और मजबूत हुआ है। पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आने वाले ऑटम और विंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग अल नीनो इवेंट होने की संभावना 90% से भी ज्यादा बताई गई है। अब अल नीनो को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पैसिफिक ओशियन के इक्वेटोरियल हिस्से में समुद्र का पानी जब सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता। एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन बदलने लगता है और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न्स भी बदल सकते हैं। यानी पैसिफिक ओशियन में होने वाला बदलाव हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। यही अल नीनो को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। और इस बार इसकी स्ट्रेंथ को लेकर साइंटिस्ट काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ करंट फोरकास्ट्स में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसके बहुत स्ट्रांग होने की संभावना दिखाई जा रही है। रॉयटर्स के रिपोर्टिंग के मुताबिक इस पीरियड में इवेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में सबसे मजबूत अल नीनो इवेंट्स में शामिल हो सकता है। अब इसका असर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हो सकता है। लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में ज्यादा रेनफॉल और फ्लडिंग का रिस्क हो सकता है, जबकि नॉर्दर्न और वेस्टर्न साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में ड्रॉट और हीट बढ़ सकती है। लेकिन इसका असर सिर्फ साउथ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के लिए भी ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल नीनो का इंडियन मॉनसून के साथ लंबे समय से कनेक्शन देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल अल नीनो की वजह से भारत में सूखा ही पड़ेगा। इंडियन मॉनसून पर कई दूसरे फैक्टर्स भी असर डालते हैं। लेकिन इस बार कंसर्न इसलिए ज्यादा है क्योंकि अल नीनो पहले से स्ट्रांग हो रहा है और इंडिया में रेनफॉल सिचुएशन भी अनइवन बनी हुई है। रॉयटर्स की 11 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय तक इंडिया की मॉनसून रेनफॉल नॉर्मल से लगभग 12% कम थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेस्टर्न सेंट्रल और सदर्न रीजन्स में आने वाले दिनों में मॉनसून कमजोर होने की संभावना को लेकर भी वार्निंग दी थी और इसका सीधा असर क्रॉप्स पर पड़ सकता है, खासकर उन क्रॉप्स पर जो अभी हाल ही में प्लांटेड है। भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है। देश की एनुअल रेनफॉल का लगभग 70% हिस्सा मॉनसून से आता है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसी रेनफॉल पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर रेनफॉल लंबे समय तक कमजोर रहती है, तो इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहेगा। इससे वाटर अवेलेबिलिटी प्रभावित होगी, क्रॉप प्रोडक्शन पर प्रेशर आ सकता है और अगर प्रोडक्शन कम होता है तो आगे चलकर फूड प्राइसेस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अल नीनो की एक और बड़ी इन्वायरमेंटल स्टोरी है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। साइंटिस्ट इस बात को लेकर कंसर्न्ड है कि 2026 का अल नीनो अक्टूबर से दिसंबर के आसपास पीक कर सकता है और यह टाइमिंग अमेज़न के लिए काफी सेंसिटिव है, क्योंकि उस पीरियड में रेन फॉरेस्ट के कुछ हिस्से ज्यादा ड्राई और कमजोर हो सकते हैं। अगर रेनफॉल कम हुई और टेम्परेचर ज्यादा रहा, तो ड्रॉट और वाइल्ड फायर का रिस्क बढ़ सकता है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स में से एक है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक घर है, लोकल कम्युनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल कार्बन साइकिल में भी इसकी बड़ी भूमिका है। इसलिए अगर ड्रॉट और फायर्स लंबे समय तक बढ़ते हैं,
तो इम्पैक्ट सिर्फ ब्राजील या साउथ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा और अल नीनो का असर समुद्र में भी दिखाई दे रहा है। पेरू और चिली के आसपास वार्मिंग वाटर्स की वजह से फिश पॉपुलेशंस अपने ट्रेडिशनल एरिया से दूर जा रही है। इसका असर सी बर्ड्स तक पहुंच रहा है। रूटर्स की रिसेंट रिपोर्टिंग के मुताबिक साउथ अमेरिकन सी बर्ड्स की कुछ स्पीसीज अब अनयूजुअल नंबर्स में पनामा तक दिखाई दे रही है, क्योंकि वार्मिंग पैसिफिक वाटर्स में फिश की डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई है। यानी एक क्लाइमेट इवेंट के एक साथ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ओशियंस और वाइल्ड लाइफ सभी को प्रभावित कर सकता है। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अल नीनो आने वाले महीनों में कितना स्ट्रांग होता है और अलग अलग रीजन्स में रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न्स किस तरह बदलते हैं। इसलिए अल नीनो को सिर्फ एक वेदर फिनोमिनन की तरह नहीं देखना चाहिए। इसका असर फूड, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ और इकोनॉमी इन सभी तक पहुंच सकता है। और अब चलते हैं दूसरी बड़ी एनवायरमेंटल स्टोरी की तरफ। अब बात करते हैं ओमान के पास हुए एक बड़े ऑयल स्पिल की। ये स्टोरी इसलिए सीरियस है क्योंकि समुद्र में फैल रहा ऑयल अब कोस्ट लाइन तक पहुंच चुका है। रॉयटर्स की 14 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक कैरोलिन बेजेंगी नाम के ग्राउंडेड टैंकर से फैला ऑयल स्लीक करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है। यह टैंकर रशियन क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था और जून के अंत में ओमान के पास ग्राउंडेड हो गया था। इसके बाद ऑयल लीक होने लगा। शुरुआत में स्पिल का एरिया काफी छोटा था, लेकिन कई हफ्तों तक लीकेज जारी रहने के कारण सिचुएशन लगातार बढ़ती गई और अब ऑयल ओमान की कोस्टलाइन तक पहुंच गया है। समुद्र में ऑयल फैलने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है, इसे समझना काफी आसान है। क्रूड ऑयल पानी में जाकर गायब नहीं हो जाता। उसका एक हिस्सा समुद्र की सरफेस पर फैल जाता है। फिर विंड, वेव्स और ओशियन करंट्स उसे अलग अलग डायरेक्शंस में ले जाते हैं। इसलिए सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई देने वाला बड़ा ऑयल स्लिक हर जगह एक जैसी थिकनेस वाला नहीं होता। कुछ जगह ऑयल की लेयर बहुत थिन हो सकती है, कुछ जगह कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है। फिर भी जब अफेक्टेड एरिया इतना बड़ा हो जाए तो क्लीनअप काफी मुश्किल हो जाता है। ऑयल स्पिल का सबसे बड़ा कंसर्न मरीन लाइफ है। अगर ऑयल सी बर्ड्स के फीदर्स पर चिपक जाए तो उनके फीदर्स की नेचुरल वाटर प्रूफिंग खराब हो सकती है। इससे बर्ड के लिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। फिश और दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स भी क्रूड ऑयल में मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं और ओमान के आसपास मरीन इकोसिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। इस रीजन में अरेबियन सी हम्बैक व्हेल्स और सोकोट्रा कॉर्मोनेट्स जैसी स्पीसीज भी पाई जाती है। इसलिए ये सिर्फ समुद्र के पानी के खराब होने की बात नहीं है, पूरे इकोसिस्टम्स पर इसका असर पड़ सकता है। और जब ऑयल कोस्ट लाइन तक पहुंच जाता है तो क्लीनअप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समुद्र की सरफेस से ऑयल कलेक्ट करना भी तो एक चैलेंज है, लेकिन जब ऑयल बीचेस, रॉक्स या कोस्टल सेडिमेंट्स तक पहुंच जाए तो उसे रिमूव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कुछ ऑयल सेडिमेंट्स के अंदर भी जा सकता है और एनवायरमेंटल डैमेज लंबे समय तक रह सकता है। एक और बड़ा कंसर्न टैंकर के अंदर बचा हुआ ऑयल है। अगर टैंकर की कंडीशन और खराब होती है और बड़ी मात्रा में रिमेनिंग क्रूड ऑयल समुद्र में चला जाता है तो स्पिल का स्केल और बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ सरफेस पर फैले ऑयल को हटाना ही सॉल्यूशन नहीं है। टैंकर को स्टेबलाइज करना और रिमेनिंग ऑयल को सेफली रिमूव करना भी जरूरी है। इस स्पिल का असर इंसानों तक भी पहुंच सकता है। कोस्टल एरिया में फिशिंग एक्टिविटीज प्रभावित हो सकती है, टूरिज्म पर असर पड़ सकता है और जिन कम्युनिटीज की लाइवलीहुड समुद्र पर डिपेंड करती है उनके लिए भी ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एक बात यहाँ क्लियर करना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि ऑयल स्लिक लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 2000 स्क्वायर किलोमीटर में मोटी काली ऑयल की लेयर है। यह सैटेलाइट इमेजरी से एस्टिमेट किया गया अफेक्टेड सिक एरिया है, लेकिन इतना बड़ा एरिया भी सीरियस है क्योंकि विंड और करंट ऑयल को आगे नए लोकेशन तक ले जा सकते हैं और ओमान का यह इंसिडेंट अकेला एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। रूटर्स ने इसी रिपोर्ट में गल्फ रीजन में एक दूसरे ऑयल स्लीक की भी जानकारी दी है, जो ईरान और क्यूशम आइलैंड के पास दिखाई दिया। लेकिन वो इंसिडेंट कैरोलिन बेजेंगी स्पिल से अलग है, इसलिए दोनों को एक ही एक्सीडेंट समझना सही नहीं होगा। फिलहाल
ओमान वाले स्पिल में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि टैंकर को किस तरह सेफली मैनेज किया जाता है, रिमेनिंग ऑयल को कितना जल्दी कंट्रोल किया जाता है और कंटामिनेशन कॉस्ट लाइन तथा मरीन हैबिटेट्स में कितना आगे जाता है। एक टैंकर एक्सीडेंट कुछ समय की घटना लग सकती है, लेकिन ओशन इकोसिस्टम के लिए उसका असर कई साल तक रह सकता है। और अब चलते हैं यूरोप की तरफ। अगर पिछले कुछ दिनों की यूरोप की तस्वीरें आपने देखी है, तो कई जगहों पर एक ही चीज आपको दिखाई दे रही होगी, वो है आग। क्रोएशिया, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के कई हिस्सों में वाइल्ड फायर्स ने सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर दी है। क्रोएशिया के ओमिस इलाके में लगी आग ने घरों को, जंगलों को प्रभावित किया है। करीब 1000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा और कई लोग घायल हुए। नॉर्दर्न ग्रीस में भी फायर तेजी से फैलने के कारण हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग टूरिस्ट्स को कोस्टल एरिया से इवैक्यूएट करना पड़ा। फ्रांस और जर्मनी में भी बड़े फायर्स के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। यह सिचुएशन सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है और इसकी वजह समझने के लिए हमें तीन चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा: हीट, ड्रॉट और ड्राई वेजिटेशन। जब किसी रीजन में लंबे समय तक बारिश कम होती है, तो सॉइल में मॉइस्चर कम हो जाता है, ग्रास और वेजिटेशन सूखने लगती है। फिर अगर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो, तो यही सूखी वेजिटेशन फायर के लिए फ्यूल बन जाती है और तेज हवा चल रही हो तो आग बहुत तेजी से फैल सकती है। यूरोप में इस समय कई जगहों पर यही कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहा है। यूरोपियन यूनियन के जॉइंट रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूरोप के कई हिस्सों में ड्रॉट कंडीशंस और रिकॉर्ड हीट ने वाइल्ड फायर रिस्क को काफी बढ़ाया है। यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कई हिस्सों में वेरी एक्सट्रीम वाइल्ड फायर कंडीशंस की वार्निंग भी दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्लाइमेट चेंज का इसमें कितना रोल है। हर वाइल्ड फायर को सीधे क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ कहना सही नहीं होगा। फायर शुरू होने के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी, एक्सीडेंटल इग्निशन, लाइटनिंग और कई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज फायर की कंडीशंस को बदल सकता है और टेम्परेचर ज्यादा हो, अगर ड्रॉट ज्यादा लंबे समय तक चले, अगर सॉइल मॉइस्चर कम हो और वेजिटेशन ज्यादा ड्राई हो, तो फायर के तेजी से फैलने की संभावना बढ़ सकती है। यानी क्लाइमेट चेंज हर आग को शुरू नहीं करता, लेकिन वार्मिंग क्लाइमेट ऐसी कंडीशंस को ज्यादा फेवरेबल बना सकता है, जिनमें वाइल्ड फायर ज्यादा इंटेंस और डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो। और यूरोप में हीट की सिचुएशन भी अनयूजुअल रही है। वेस्टर्न यूरोप में जून और जुलाई 2026 के दौरान रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट दर्ज की गई और यही एक्सट्रीम हीट ड्रॉट कंडीशंस के साथ मिलकर वाइल्ड फायर रिस्क को बढ़ा रही है। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। जब जंगल जलता है, तो ट्रीज और वेजिटेशन के साथ वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय होता है। बर्ड्स के नेस्टिंग एरियाज खत्म हो सकते हैं, एनिमल्स को अपना हैबिटेट छोड़ना पड़ सकता है, सॉइल की अपर लेयर डैमेज हो सकती है और फायर के बाद अगर हैवी रेनफॉल होती है, तो सॉइल एरोजन भी बढ़ सकती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कार्बन। ट्रीज और वेजिटेशन अपने अंदर कार्बन स्टोर करते हैं। जब बड़े एरियाज में वेजिटेशन जलती है, तो उस स्टोर्ड कार्बन का एक हिस्सा एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। इसलिए लार्ज वाइल्ड फायर्स क्लाइमेट सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन डैमेज सिर्फ एनवायरमेंट तक सीमित नहीं है। टूरिज्म प्रभावित हो सकता है, रोड्स भी बंद हो सकते हैं, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं, एग्रीकल्चर को नुकसान हो सकता है और फायर फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। यूनाइटेड किंगडम में भी इस साल वाइल्ड फायर्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रिटर्स की 14 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में वाइल्ड फायर्स नंबर्स पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं और अथॉरिटीज ने बताया है कि फायर सीजन इस बार नवंबर तक चल सकता है। यानी वाइल्ड फायर सीजन सिर्फ मेडिटेरेनियन कंट्रीज तक सीमित नहीं रह गया है। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंटेंसिटी के फायर्स दिखाई दे रहे हैं और यही लॉन्ग टर्म कंसर्न है। फायर बुझने के बाद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। कुछ फॉरेस्ट को रिकवर होने में कई साल लग सकते हैं और अगर उसी रीजन में बार बार हीट और ड्रॉट आते रहे, तो रिकवरी और मुश्किल हो सकती है। इसलिए यूरोप में अभी सिर्फ फायर्स को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बेटर लैंड मैनेजमेंट और क्लाइमेट अडेप्टेशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब यूरोप से चलते हैं इंडोनेशिया।
यहाँ वाइल्डफायर का एक बहुत अलग और बेहद इमोशनल इम्पैक्ट सामने आया है। इंडोनेशिया के वेस्ट कालीमंतन में इस हफ्ते जंगलों में लगी आग एक ओरंगुटान रिहैबिलिटेशन सेंटर के बेहद करीब पहुंच गई। आग सेंटर की बाउंड्री से सिर्फ करीब 100 मीटर ही दूर तक आ गई थी और वहां मौजूद 7 ओरंगुटन्स को सेफर एंक्लोजर में शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ कोई नॉर्मल जू नहीं है, ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और दूसरी परिस्थितियों से रेस्क्यू ओरंगुटन्स को रखा जाता है। इन एनिमल्स को धीरे धीरे जंगल में वापस सरवाइव करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार जिस जंगल को उन्हें फ्यूचर होम बनना था, उसी तरह की फॉरेस्ट फायर उनके लिए इमीडिएट थ्रेट बन गई। वेस्ट कालीमंतन में सिचुएशन इसलिए सीरियस है क्योंकि रीजन में करीब 40 दिनों तक बारिश नहीं हुई। हॉट, ड्राई और विंडी कंडीशंस ने फायर को तेजी से फैलने में मदद की। अब पहले आग सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। कुछ ही दिनों में यह डिस्टेंस घटकर करीब 100 मीटर्स तक रह गई। स्टाफ को एनिमल्स को सेंटर के बीच वाले सेफर एंक्लोजर्स में शिफ्ट करना पड़ा। अथॉरिटीज ने भी फायर कंट्रोल करने के लिए वाटर बॉम्बिंग ऑपरेशंस किए और स्टाफ के लिए सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम्स रात के 3 बजे तक फायर से लड़ती रही और अगले दिन आग फिर से भड़क गई। लेकिन यह सिर्फ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की प्रॉब्लम नहीं है। इंडोनेशिया में इस साल फॉरेस्ट और लैंड फायर्स काफी तेजी से बढ़ी है। इंडोनेशिया के फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक जनवरी से जून 2026 के बीच 1,07,465 हेक्टेयर्स लैंड फायर से प्रभावित हुई। यह 2023 के इसी अवधि की तुलना में लगभग 110% ज्यादा है और अगस्त की शुरुआत में सिचुएशन और सीरियस हुई। पहले 13 दिनों में इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट की संख्या पिछले साल के पूरे अगस्त की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा थी। अब यहाँ अल नीनो का कनेक्शन भी आता है। अल नीनो इंडोनेशिया में ड्राई कंडीशंस को बढ़ा सकता है, लेकिन अथॉरिटीज खुद यह कह रही है कि अल नीनो और ड्राई सीजन्स फायर को सीधे शुरू नहीं करते। वे कंडीशंस को ऐसा बनाते हैं जिसमें आग ज्यादा आसानी से फैल सकती है। इंडोनेशिया में कई फायर्स के पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज को मेजर फैक्टर माना जा रहा है। पीटलैंड बर्निंग, लैंड क्लियरिंग और कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान लगाई गई आग कई बार कंट्रोल से बाहर हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन भी जमीन को ज्यादा ड्राई और फायर प्रोन बना सकती है और यही सिचुएशन ओरंगुटान्स के लिए बहुत डेंजरस बन जाती है। ओरंगुटान्स रेन फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उनका फूड, उनका शेल्टर, उनकी मूवमेंट और उनका पूरा सर्वाइवल फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब जंगल जलता है तो सिर्फ कुछ ट्रीज नहीं जलते, पूरा हैबिटेट बदल जाता है। फूड सोर्सेज खत्म हो सकते हैं, ट्रीज और नेस्टिंग एरियाज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और अगर एनिमल्स जंगल छोड़कर बाहर निकलते हैं तो ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट का रिस्क भी बढ़ सकता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है स्मोक। इंडोनेशिया की फायर से हेज और एयर पोल्यूशन आसपास के एरियाज तक फैल रहा है। वेस्ट कालीमंतन की कैपिटल पोंटियानक में हजार्डस एयर कंडीशंस के कारण क्लासेस को ऑनलाइन करना पड़ा और नेबरिंग मलेशिया के सारावाक में भी कई एरियाज में अनहेल्दी एयर क्वालिटी रिपोर्ट हुई। यानी जंगल में शुरू हुई फायर सिर्फ जंगल की प्रॉब्लम नहीं रहती, स्मोक बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकता है और इसका असर इंसानों की हेल्थ, वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर तक पहुंच सकता है। पीटलैंड फायर्स तो और भी डिफिकल्ट होती है। पीट सॉइल में हजारों साल से जमा ऑर्गेनिक मटेरियल और कार्बन होता है। जब पीट सूख कर जलता है तो फायर सिर्फ सरफेस पर नहीं रहती, ये जमीन के नीचे भी लंबे समय तक सुलग सकती है। इसी वजह से पीटलैंड फायर्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है और एनवायरमेंटल डैमेज भी बड़ा हो सकता है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि इंडोनेशिया में सितंबर और अक्टूबर आमतौर पर पीक फायर सीजन माने जाते हैं। इसलिए अथॉरिटीज के लिए अभी एग्जिस्टिंग फायर्स को कंट्रोल करना ही नहीं, बल्कि एक नए फायर्स को शुरू होने से रोकना भी जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन, बेटर फायर मॉनिटरिंग, पीटलैंड मैनेजमेंट और लैंड क्लियरिंग के दौरान आग के इस्तेमाल पर कंट्रोल, इन सब की जरूरत होगी, क्योंकि हर बार आग लगने के बाद एनिमल्स को रेस्क्यू करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। असल सॉल्यूशन है उनका हैबिटेट सुरक्षित रखना। और अब हमारी पांचवी और आखिरी स्टोरी, ये कहानी जंगल या ओशन की नहीं है, ये एक बेहद रेयर मरीन एनिमल की है। स्पेन के स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में रिसर्चर्स ने कुछ दिन पहले एक ऐसी ऑर्का को देखा जिसने कंजर्वेशनिस्ट को चिंता में डाल दिया।
इस ऑर्का का नाम है टोनी। उसे ला अब्यूएला यानी ग्रैंड मदर के नाम से भी जाना जाता है। अब इबेरियन ऑर्का आबादी सबसे पुराने जाने माने सदस्यों में से एक है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने उसकी तस्वीरें देखी तो उसकी डॉर्सल फिन पर कई ऐसे निशान दिखाई दिए जो शॉटगन पैलेट इंजरीज के साथ कॉम्पेटिबल बताए गए हैं। इसके बाद स्पेन के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखना जरूरी है, अभी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि टोनी को गोली ही मारी गई थी। इन्वेस्टिगेशन इसी बात को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मामला इसलिए बेहद सीरियस है क्योंकि आइबेरियन ऑर्का पॉपुलेशन में 40 से भी कम इंडिविजुअल्स बचे हैं। इतनी छोटी पॉपुलेशन में एक एडल्ट एनिमल को इंजरी होना भी सिग्निफिकेंट है। आइबेरियन ऑर्कास पहले से कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। इनमें फूड अवेबिलिटी, पॉपुलेशन, मैरीटाइम ट्रैफिक और बोट्स के साथ अनयूजुअल इंटरेक्शन शामिल है। 2020 के बाद कुछ आइबेरियन ऑर्कास द्वारा सेलिंग बोट्स के रडर्स के साथ इंटरेक्शन करने की घटनाएं काफी चर्चा में रही है। कुछ बोट्स को डैमेज भी हुआ है। इसी वजह से सेलर्स और कंजर्वेशनिस्ट के बीच टेंशन बढ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ऑर्कास बोट्स के साथ ऐसा क्यों करती है? इसका एग्जैक्ट आंसर अभी साइंटिस्ट के पास नहीं है। कुछ रिसर्चर्स इसे सोशल लर्निंग से जोड़ते हैं। कुछ हाइपोथेसिस के मुताबिक बिहेवियर किसी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से शुरू हुआ और दूसरे एनिमल्स ने उसे कॉपी किया। लेकिन इसे सिंपली ये कहना कि ऑर्काज इंसानों पर हमला कर रही है साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं होगा। इन इंटरेक्शन में अक्सर ऑर्कास बोट्स के अंडर वाटर रडर एरियाज के आसपास इंटरेक्ट करती दिखाई देती है और इस बिहेवियर पर अभी भी रिसर्च जारी है। अब टोनी की इंजरीज पर वापस आते हैं। रिसर्चर्स ने डोर्सल फिन पर दिखाई देने वाले वाउंड्स को शॉटगन पैलेट इंजरीज के साथ कॉम्पेटिबल बताया है। अगर इन्वेस्टिगेशन से शूटिंग कंफर्म होती है तो यह एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलेशन के मेंबर को नुकसान पहुंचाने का बेहद सीरियस मामला होगा। लेकिन अभी हमें इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सस्पेक्टेड इंजरी और कंफर्म्ड शूटिंग के बीच फर्क है। पॉजिटिव बात यह है कि टोनी को अपने ग्रुप के साथ स्विमिंग और हंटिंग करते हुए देखा गया है। इससे पता चलता है कि फिलहाल वो एक्टिव है, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर नजर रखना जरूरी होगा। इस स्टोरी का दूसरा हिस्सा भी समझना जरूरी है। ओरका के लिए कुछ नाविकों की बातचीत सच में खतरनाक और भयानक हो सकती है। अगर एक बड़ी ओरका बोट के रडर के साथ इंटरेक्ट करे और उसे डैमेज करे तो बोट पर मौजूद लोगों के लिए सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल हो सकती है। इस कंसर्न को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन एंडेंजर्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ चैलेंज ये है कि इंसानों पर ऑर्कास दोनों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए सेंसिटिव एरियाज में बेटर मॉनिटरिंग, सेलर्स के लिए क्लियर सेफ्टी गाइडेंस और बोट ट्रैफिक को मैनेज करने जैसे उपाय इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टोनी की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह एक इंडिविजुअल एनिमल है, वो लगभग 60 साल की बताई जाती है और इस पॉपुलेशन की ओल्डेस्ट नॉन इंडिविजुअल्स में से एक है। ओल्डर ओरकाज अपने ग्रुप में एक्सपीरियंस और सोशल नॉलेज भी कैरी कर सकती है। इसलिए इतनी छोटी पॉपुलेशन में किसी एक्सपीरियंस्ड एडल्ट को खोना पूरी पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेनिश अथॉरिटीज अब इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि टोनी की इंजरीज वास्तव में किस वजह से हुई। यह भी डिटरमाइन करना होगा कि इंजरीज कब और कहां हुई थी। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, इसे कंफर्म शूटिंग कहना सही नहीं होगा। लेकिन इस इंसिडेंट ने इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम फिर सामने ला दी है। अब वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर इंसानों के लिए इनकन्वीनियंट या फ्राइटनिंग हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एंडेंजर्ड स्पीसीज के मामले में सिचुएशन बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन पहले से बहुत छोटी हो तो हर इंडिविजुअल की वैल्यू बढ़ जाती है। और टोनी की स्टोरी हमें यही याद दिलाती है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिर्फ एनिमल्स को जंगल में छोड़ देने का नाम नहीं है। उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखना, ह्यूमन एक्टिविटी को मैनेज करना और कॉन्फ्लिक्ट को बिना वायलेंस के हैंडल करना भी कंजर्वेशन का हिस्सा है। तो ये थी हफ्ते की 5 बड़ी एनवायरमेंटल न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट एनवायरमेंटल न्यूज आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन के साथ पसंद आती है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल न्यूज के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के एनवायरमेंट को भी थोड़ा ध्यान से देखिए।